हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज से भेषज कल्पना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको भेषज कल्पना पढ़ाऊंगी। आज भेषज कल्पना का फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं भेषज कल्पना का। ठीक है, तो रसशास्त्र और भेषज कल्पना दोनों को मिलाकर के 200 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स का रहता है रसशास्त्र और पेपर सेकंड में भेषज कल्पना रहती है जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो आज से अपन पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे। पेपर सेकंड कंप्लीट होने के बाद पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो पेपर सेकंड में भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए 50 मार्क्स का, पार्ट बी 50 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होता है भेषज कल्पना का एग्जाम। ठीक है, तो आज अपन इस लेक्चर में पार्ट ए का फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना, मतलब कि भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम को आज अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ औषध एवं भेषज, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ औषध एवं भेषज को भी अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भेषज कल्पना शब्द का मतलब समझेंगे कि क्यों इसे भेषज कल्पना कहा जाता है। ठीक, तो भेषज कल्पना जो है, तो भेषज शब्द जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है, भेष और जा। तो भेष का मतलब क्या है? भय या व्याधि, और जा का मतलब होता है जीतना, मतलब कि जिसके द्वारा भय या व्याधि को जीता जाता है या रोगों को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं। और भेषज का भाव या कर्म ही क्या है? भेषज है। ठीक है, आपको भेषज शब्द का मतलब समझ में आ गया कि भेषज जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है, भेष और जा। तो भेष का मतलब क्या है? भय या व्याधि। जा का मतलब होता है जीतना, अर्थात जिसके द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है या रोगों को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भेषज कहते हैं। और भेषज का भाव या कर्म ही क्या है? भेषज। ठीक है, आपको यहाँ पर भेषज शब्द का मतलब समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि कल्पना किसे कहते हैं। कल्पना उसे कहते हैं जिससे किसी द्रव्य या वस्तु में कार्य को संपन्न करने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे कल्पना कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं क्या है। उस प्रक्रिया से लिया जाता है कल्पना का मतलब जिसके द्वारा किसी द्रव्य या वस्तु में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भेषज कल्पना शब्द का मतलब समझ में आ गया कि भेषज किसे कहते हैं? जिससे रोगों को दूर किया जाता है उसे भेषज कहते हैं, और जो कर्म होता है उसे भेषज कहते हैं। ठीक है, कल्पना का मतलब क्या है? किसी भी द्रव्य वस्तु में कार्य करने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। तो इस तरह से आपको भेषज कल्पना शब्द का मतलब पता चल गया। अब चलिए बढ़ते हैं, आज के लेक्चर का मेन पॉइंट क्या है, अपन को क्या पढ़ना है? भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम, हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप अपने दिमाग में थोड़ा सा आप सोचिए कि ऐसा माना जाता है कि भेषज कल्पना की जो उत्पत्ति है वो प्राणी मात्र की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। जैसे ही प्राणियों की उत्पत्ति हुई है वैसे ही भेषज कल्पना की भी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि पहले के जमाने में जो आदि मानव लोग रहते थे वो क्या करते थे? अपनी भूख को शांत करने के लिए फल या द्रव पदार्थों को क्या करते? अपने दांतों से चबाते थे, चबा कर खाते थे या तो उनका रस निकाल कर पीते थे। ठीक है, तो इस तरह से भेषज कल्पना का विकास हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से आदि मानव अपनी भूख को शांत करने के लिए वनस्पतिक द्रव्य दांतों से चबाया होगा, तो उससे क्या हुआ? कल्प कल्पना का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगर उसका चवण करके रस चूसा होगा तो उससे क्या हुआ? स्वरस कल्पना का प्रारंभ हुआ। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ये स्वरस कल्पना, कल्प कल्पना जो है पंचविध कषाय कल्पना है। ठीक है, तो अभी अपन इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया है इतिहास के बारे में कि भेषज कल्पना का अवलोकन किया जाए तो यह माना जाता है कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति के साथ ही भेषज कल्पना का भी उत्पत्ति हुई है। संभवतः आदि मानव ने अपनी भूख को शांत करने के लिए वनस्पतिक द्रव्य, फल आदि को दांतों से चबाया होगा और मौलिक रूप से क्या है? कल्प कल्पना का प्रारंभ हुआ।
ठीक है। इसी प्रकार से द्रव्यों को चवण कर उसका रस चूसा होगा, उससे क्या हुआ, स्वरस कल्पना का प्रारंभ हुआ। इस तरह से ये अपन को सिर्फ ओवरव्यू है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे भेषज कल्पना का विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। ठीक है, मेन यहाँ से स्टार्ट है भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम जो है वो 4 कालों के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम जो है वो कितने कालों के अंतर्गत बताया गया है, 4 कालों के अंतर्गत बताया है। अब इन 4 कालों को पढ़ेंगे अपन अच्छे डिटेल से। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भेषज कल्पना के इतिहास को विवेचन की सुगमता के दृष्टिकोण से निम्न कालों में विभक्त किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 काल कौन कौन से हैं जिसमें भेषज कल्पना के इतिहास एवं विकास क्रम बताया गया है। तो पहला काल है वैदिक काल, ठीक, दूसरा है संहिता काल, तीसरा मध्य रस शास्त्री काल और चौथा क्या है, आधुनिक काल। तो भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम जो है वो 4 कालों के अंतर्गत बताया गया है। ये 4 काल कौन कौन से हैं, वैदिक काल, संहिता काल, मध्य रस शास्त्री काल और चौथा कौन सा काल है, आधुनिक काल। तो चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक काल से। सबसे पहला काल अपन पढ़ेंगे वैदिक काल में, कि वैदिक काल में देखते हैं कैसे भेषज कल्पना का विकास हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वैदिक काल को भेषज कल्पना का प्रारंभिक काल माना गया है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि भेषज कल्पना का प्रारंभिक काल किस काल को माना गया है। तो इसका आंसर क्या है, वैदिक काल है। ठीक, फिर क्या है, भेषज कल्पना की मौलिक पंचविध कसाय कल्पनाएं व उनसे व्युत्पन्न कल्पनाएं जो थी वो वैदिक काल में विद्यमान थी। क्योंकि वैदिक काल को ही प्रारंभिक काल माना गया है, तो जो भेषज कल्पना की पंचविध कसाय कल्पनाएं हैं, उनसे व्युत्पन्न कल्पनाएं हैं, वो वैदिक काल में विद्यमान थी। ठीक, फिर क्या है, चिकित्सा की दृष्टि से अथर्ववेद जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अथर्ववेद को क्या कहा गया है, विशक वेद या भेषज वेद भी कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विशक वेद या भेषज वेद किस वेद को कहा गया है, किसको कहा है, अथर्ववेद को। अथर्ववेद कहाँ पर वर्णन किया गया है, वैदिक काल में किया गया है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर क्या है, विश्व के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में ही विशक और भेषज का प्रथम प्रसंग मिलता है ना। फिर क्या बोला है, ऋग्वेद के नवम मंडल में सोम रस का वर्णन किया गया है और सोम को क्या कहा है, औषधि का राजा और तलाशा को औषधि की रानी कहा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि औषधि का राजा किसे कहा गया है, सोम को, और औषधि की रानी किसे कहा गया है, तलाशा को। ठीक, इस तरह से अपन का वैदिक काल जो होता है कंप्लीट होता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या है, वैदिक काल को क्या कहा गया है, भेषज कल्पना का प्रारंभिक काल माना गया है। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि यहाँ पर सारी मौलिक पंचविध कसाय कल्पनाएं और उनसे व्युत्पन्न कल्पनाएं जो थी वैदिक काल में विद्यमान थी। तीसरा पॉइंट ये है कि अथर्ववेद को विशक वेद और भेषज वेद कहा गया है। क्यों कहा गया है अथर्ववेद को, क्योंकि अथर्ववेद जो है वो चिकित्सा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर क्या है, विश्व के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में ही विशक और भेषज का प्रथम प्रसंग मिलता है। तो विशक और भेषज का प्रथम प्रसंग कहाँ मिल रहा है, ऋग्वेद में मिल रहा है ना। फिर ऋग्वेद के नवम मंडल में सोम रस का वर्णन मिलता है। सोम को औषधि का राजा और तलाशा को औषधि की रानी कहते हैं। इस तरह से वैदिक काल कंप्लीट हुआ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा काल। दूसरा काल क्या है, संहिता काल। अब संहिता काल में देखते हैं कि कौन कौन सी संहिताओं में कैसे वर्णन बताया गया है भेषज कल्पना का। सबसे पहले चरक संहिता, उसके बाद सुश्रुत संहिता, फिर काश्यप संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता से। तो यहाँ पर क्या कहा गया है चरक संहिता में, आचार्य चरक जी ने क्या कहा है, भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण जो है वो चरक संहिता में मिलता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा कि व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण किस संहिता में मिलता है भेषज कल्पना का। तो भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण जो है चरक संहिता में मिलता है। और भेषज कल्पना का प्रारंभिक काल किसे कहा गया है, वैदिक काल को कहा गया है ना। फिर क्या है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय में 32 यवागु और तृतीय अध्याय में 32 चूर्ण का वर्णन किया गया है। ये आपको चरक संहिता जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बताया जाएगा कि 32 यवागु कौन कौन से हैं और 32 चूर्ण कौन कौन से वर्णन किया गया है, वो आपको चरक संहिता के सूत्र स्थान में बताया जाएगा। ठीक है, आप अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लो, आप सिर्फ अभी नाम पढ़ लो, आगे आपको डिटेल से सब बताया जाएगा, है ना। फिर क्या बोले, चरक संहिता के सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय में पंचकसाय योनि का वर्णन किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि पंचकसाय योनि कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर ये वाला श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस श्लोक को याद कर लेना।
देखते हैं क्या है पंचकसाय योनि। पंचकसाय योनाय इति मधुर कसायो अम्ल कसायः कटु कसायः तिक्त कसायः कसाय कसायस्य च इति तंत्रे संज्ञा। ठीक है, पंचकसाय योनि कौन कौन सी है? मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय, कसाय कसाय, ये पंचकसाय योनि है। ठीक है, लवण रस को पंचकसाय योनि नहीं माना गया है क्योंकि वो उससे कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर उसको जल में घोलते तो पूर्ण रूप से जल में घुल जाती है। तो पंचकसाय योनि आप कैसे याद रखोगे? अगर आपको रस याद है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 रस होते हैं। अब 6 रस में से लवण रस को आप हटा दोगे, बाकी के 5 रस जो है वही कसाय योनियां हैं। ठीक है, मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय, कसाय कसाय, इस तरह से पंचकसाय योनि हो गई। अब चरक संहिता में पंचविध कसाय कल्पना का भी वर्णन किया गया है। तो अब चलिए देखते हैं पंचविध कसाय कल्पना कौन कौन सी है। पंचविधम कसाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरसः कल्कः श्रितः शीतः फाण्टः कसाय इति। आचार्य चरक ने पंचविध कसाय कल्पना कौन कौन सी बताई है? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फाण्ट। ठीक, फिर क्या कहा है? तेषाम यथा पूर्वम वल आधिक्यम। ये जो कल्पनाएं हैं, पंच कल्पनाएं हैं, ये क्या होती हैं? यथा पूर्व क्या होती हैं? गुरु होती हैं। ठीक, अतः कसाय कल्पना व्याध्य आतुर बल आपेक्षणी नात्वा एवं सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। मतलब कि जो कसाय कल्पनाओं को जो प्रयोग किया जाता है उसमें व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करता है। मतलब कि कसाय कल्पनाओं को प्रयोग करने के लिए व्याधि और रोगी की बल की परीक्षा की जाती है, उसके बाद ही कसाय कल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कसाय कल्पनाओं का संपूर्ण रोगों में समान रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए व्याधि और रोगी के बल की परीक्षा पर निर्भर करता है कसाय कल्पनाओं का प्रयोग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा? पंचविधम कसाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरसः कल्कः श्रितः शीतः फाण्ट कसायः तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम अतः कसाय कल्पना व्याध्य आतुर बल अपेक्षणी नात्वा एवं सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। पंचविध कसाय कल्पनाएं कौन कौन सी हैं? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फाण्ट, और ये यथा पूर्व क्या होती हैं? गुरु होती हैं। कसाय कल्पनाओं का प्रयोग जो होता है व्याधि और रोगी के बल पर निर्भर करता है, क्योंकि व्याधि और बल रोगी के बल पर निर्भर इसलिए करता है क्योंकि कसाय कल्पनाएं जो होती हैं संपूर्ण रोगों में समान रूप से उपयोग नहीं की जा सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपन ने चरक संहिता पे क्या क्या देखा कि सबसे पहले व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है भेषज कल्पना का। फिर उसके बाद देखा कि पंचकसाय योनि कौन कौन सी है? मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय, कसाय कसाय। फिर उसके बाद देखा कि पंचविध कसाय कल्पना कौन कौन सी है? तो स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फाण्ट। ठीक, इस तरह से चरक संहिता कंप्लीट हुई। अब चलिए बात करते हैं आगे सुश्रुत संहिता के। यहाँ पर बोला गया है कि चरक संहिता के पश्चात सुश्रुत संहिता का स्थान है। आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की मौलिक कल्पनाएं मानी है। कितने प्रकार की कल्पनाएं मौलिक मानी है? 6 प्रकार की। आचार्य चरक ने मौलिक कल्पनाएं कितनी मानी थी? 5। आचार्य सुश्रुत ने 6 मानी है। तो 5 ये मौलिक कल्पनाएं आप याद कर लेना। ये वाला श्लोक आपको याद ही करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 कल्पनाओं के अतिरिक्त इन्होंने आचार्य सुश्रुत जी ने क्या किया? क्षीर को ऐड कर दिया है। किसको ऐड कर दिया? क्षीर को ऐड कर दिया है। तो टोटल कितनी कल्पनाएं हो गई? 6 कल्पनाएं हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या माना। क्षीर माना है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फाण्ट, इन 6 कल्पनाओं को आचार्य सुश्रुत ने मौलिक कल्पनाएं माना है। तो आप 5 कल्पनाएं याद कर लेना। 5 कल्पनाओं में आचार्य सुश्रुत जब लिखोगे आप तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? क्षीर एक्स्ट्रा मान लिया, तो टोटल कितनी कल्पनाएं हो गई? 6 कल्पनाएं हो गई। ठीक, फिर क्या है? सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 4th अध्याय में वात रोगों में शतपाकी और सहस्त्रपाकी तेल कल्पना एवं लवण कल्पों का प्रयोग बताया है। मतलब कि वात रोगों में शतपाकी, सहस्त्रपाकी तेल कल्पना का वर्णन कहाँ पर बताया है? सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 4th अध्याय में बताया है ना। फिर इसके अतिरिक्त गुग्गुल कल्पना, अयस्कृति कल्पना, मसी कल्पना तथा क्षारसूत कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? सुश्रुत संहिता में मिलता है। ये अपन अभी डिटेल से आगे पढ़ेंगे भेषज कल्पना में ही। गुग्गुल कल्पना क्या है, अयस्कृति कल्पना क्या है, सारी कल्पनाओं के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप एक विकास और इतिहास देख लो भेषज कल्पना की संहिताओं के अंतर्गत किस तरह से किया गया है। ठीक, अब चलिए अब बात करते हैं काश्यप संहिता की। तो आचार्य काश्यप ने 7 मौलिक कल्पनाएं मानी। ठीक,
आचार्य चरक ने 5 मौलिक कल्पनाएं मानी थी, आचार्य सुश्रुत ने 6 मौलिक कल्पनाएं मानी और आचार्य काश्यप जी ने क्या माना, 7 मौलिक कल्पनाएं माना है। इन्होंने 5 मौलिक कल्पना जो आचार्य चरक ने माना था उसमें चूर्ण और अभिसव को ऐड कर दिया है, तो टोटल कितनी कल्पनाएं हो गई, 7 मौलिक कल्पनाएं हो गई आचार्य काश्यप के अनुसार। तो आचार्य काश्यप ने कौन कौन सी मानी, देखिए चूर्ण, शीत, स्वरस, अभिसव, फांट, कल्क और क्वाथ। तो इस तरह से 7 मौलिक कल्पनाएं हो गई। फिर काश्यप संहिता के खेल स्थान में यूसों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यूस भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे अभी जब आगे पढ़ेंगे भेषज कल्पना में। फिर क्या है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में देखते हैं। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय जो होता है आचार्य बागभट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इन्होंने क्या किया है कि चरक अनुसार पंचविध कसाय कल्पनाओं को ही मौलिक कल्पनाएं माना है। इन्होंने कोई अलग से कल्पना नहीं बताई है, जो आचार्य चरक जी ने मानी है पंचविध कसाय कल्पना उसी को ही इन्होंने माना है मौलिक कल्पनाएं। ठीक, इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या मानी, अनेक कल्पनाएं अंजन, अरुतेल, अवलेह, अश्वोतन, इच्छुरस, उष्णोदक, ओदन आदि विविध कल्पनाओं का उल्लेख मिलता है। इन सबको भी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप यहाँ पे नाम बस देख लो। ठीक, इस तरह से संहिता काल कंप्लीट हो गया कि संहिता काल में चरक संहिता में सबसे पहले वर्णन किया गया, भेषज कल्पना का विकास बताया गया कि भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण चरक संहिता में मिलता है। फिर चरक संहिता में पंचकसाय योनि बताई गई, मधुर कसाय, अम्ल कसाय, कटु कसाय, तिक्त कसाय, कसाय कसाय। फिर आचार्य चरक ने पंचविध कसाय कल्पना को माना है मेनली। तो पंचविध कसाय कल्पनाएं कौन कौन सी हैं, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। अब सुश्रुत संहिता की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की मौलिक कल्पनाओं को माना है। तो आचार्य चरक ने जो 5 मौलिक कल्पनाएं माना था उसमें क्षीर को ऐड कर दिया है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितनी कल्पनाएं हो गई, 6 कल्पनाएं हो गई। ठीक है, फिर काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप ने क्या किया, 7 मौलिक कल्पनाएं माना है। तो इन्होंने चूर्ण और अभिसव को ऐड कर दिया है, तो टोटल कितनी कल्पनाएं हो गई, 7 कल्पनाएं हो गई। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि आचार्य चरक ने 5 मौलिक कल्पनाएं मानी है, आचार्य सुश्रुत ने 6 मौलिक कल्पनाएं मानी है और आचार्य काश्यप जी ने 7 मौलिक कल्पनाएं मानी है। अभी इन 7 मौलिक कल्पनाओं के नाम भी याद होने चाहिए, आचार्य सुश्रुत ने कौन सा एक्स्ट्रा माना है वो भी याद होना चाहिए। आचार्य चरक का तो आपको ये वाला श्लोक याद ही करना है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं मध्यकाल या रस शास्त्री काल का। तो मध्यकाल और रस शास्त्री काल में क्या हुआ, खनिज द्रव्यों का विकास हुआ है। ठीक है, तो मध्यकाल रस शास्त्री काल में खनिज द्रव्यों की भेषज कल्पना का विकास हुआ है। इसमें क्या है, खनिज द्रव्यों का शोधन, मारण, सत्वपातन, द्रुति, पारद के विभिन्न संस्कार, अनेक औषधि कल्पनाओं का विकास हुआ है। इसी काल में क्या है, चिकित्सा की दृष्टि से खनिज द्रव्यों की भस्म, सत्वपातन, द्रुति, सत्व भस्म, रस सिंदूर, कुपिपक्व रसायनों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेनली क्या याद रखना है कि मध्यकाल और रस शास्त्री काल में खनिज द्रव्यों का विकास हुआ है और खनिज द्रव्यों का शोधन, मारण, सत्वपातन, पारद के विभिन्न संस्कारों का विकास हुआ है। और चिकित्सा की दृष्टि से जो भस्म इंपॉर्टेंट है खनिज द्रव्यों की, सत्वपातन, रस सिंधु, कुपिपक्व रसायनों का निर्माण प्रारंभ हो गया था मध्यकाल रस शास्त्री काल में। तो जो अपन ये खनिज द्रव्यों का शोधन, मारण, सत्वपातन, पारद के संस्कार, रस सिंदूर, कुपिपक्व रसायन, इसे अपन रस शास्त्र में पढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। जब पेपर फर्स्ट स्टार्ट होगा तो उसमें आपको ये डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, तो अब मध्यकाल रस शास्त्री काल में आचार्य चक्रदत्त भी जी थे। तो आचार्य चक्रपाणि के द्वारा लिखित इस ग्रंथ में पूर्ववर्ती संहिताओं का सार देखने को मिलता है। और क्या कहा गया है कि परपट्टी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त होता है। तो परपट्टी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन किस काल में बताया गया है, मध्यकाल या रस शास्त्री काल में बताया गया है, आचार्य चक्रदत्त जी ने बताया। ठीक, फिर क्या बोला है कि सारंगधर संहिता। तो सारंगधर संहिता क्या होता है, भेषज कल्पना का उत्कृष्ट एवं आधारभूत ग्रंथ है सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य सारंगधर मिश्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और कौन से काल में लिखी गई, 14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा गया है, सारंगधर संहिता को। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पर, इस ग्रंथ के मध्यम खंड में स्वरस, क्वाथ, फांट, हिम, कल्क, चूर्ण, बटक, अवलेह, घृत, तेल और आसो अरिष्ट आदि का पृथक पृथक अध्यायों में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भेषज कल्पना का उत्कृष्ट एवं आधारभूत ग्रंथ क्या है, सारंगधर संहिता है। और सारंगधर संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य सारंगधर मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और कौन से काल में लिखी गई है, 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। और भेषज कल्पना का वर्णन किस खंड में किया गया है, तो मध्यम खंड पे किया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया मध्यकाल और रसशास्त्री काल। मध्यकाल और रसशास्त्री काल में दो संहिताएं थी, पहला था चक्रदत्त, दूसरा था सारंगधर संहिताएं। तो चक्रदत्त जो था आचार्य चक्रपाणी के द्वारा लिखित ग्रंथ था। इन्होंने क्या बोला कि परपट्टी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है आचार्य चक्रपाणी जी ने बताया। और सारंगधर संहिता को क्या कहा है, उत्कृष्ट एवं आधारभूत ग्रंथ क्या है, सारंगधर संहिता। और सारंगधर संहिता को किसने लिखा है, आचार्य सारंगधर मिश्र जी ने लिखा है। ठीक, तो इस तरह से अपन का तीसरा काल भी कंप्लीट हुआ, मध्यकाल या रसशास्त्री काल। अब चौथा काल कौन सा आता है, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल कब माना जाता है, 16वीं शताब्दी के पश्चात का काल जो होता है उसे क्या माना गया, आधुनिक काल माना गया है ना। तो आधुनिक काल में और क्या बोला गया है कि भारतीय आयुर्वेद योग संग्रह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है, जिसमें कल्पनाओं के अनुसार प्रधान योगों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में औषध निर्माता कंपनियां विभिन्न प्रकार की चूर्ण, पट्टी, कैप्सूल, अवलेह, शैम्पू आदि कल्पनाओं का निर्माण कर रही है और क्या कर रही है, विक्रय कर रही है। तो इस तरह से ये आधुनिक काल भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आज अगला टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ औषध एवं भेषज। औषध और भेषज के बारे में पढ़ेंगे, क्या बताया गया है। तो औषध और भेषज दोनों का प्रयोजन क्या है, रोगों को दूर करना। ठीक है, औषध एवं भेषज का दोनों का प्रयोजन क्या होता है, रोगों को दूर करना। इसलिए औषध एवं भेषज को क्या कहा गया है, पर्यायवाची है, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आचार्य चरक ने भेषज एवं औषध को पर्याय माना है। ठीक है, तो यहाँ पर भेषज के 9 पर्याय बताए गए हैं। अब ये 9 पर्याय कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं क्या है। तो ये वाला श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है। या तो 2 मार्क्स में आएगा कि भेषज के पर्याय बताइए, तो आपको ये वाला श्लोक लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो 1 मार्क्स में आ सकता है कि भेषज के कितने पर्याय बताए गए हैं, 9 पर्याय बताए गए हैं। फिर ऐसा भी आ सकता है कि इन पर्याय के अलावा भी कोई दूसरा पर्याय दे दिया, पूछा है कि कौन सा पर्याय भेषज का नहीं है, तो आपको ये वाला श्लोक याद होना चाहिए। क्या है श्लोक, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, फिर से एक बार दोबारा रीड करते हैं श्लोक को। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ये क्या है, भेषज के 9 पर्याय हैं। कौन कौन से हैं, चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन और हित। ठीक है, इस तरह से भेषज के 9 पर्याय हैं। अब इन थोड़े से पर्याय के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि चिकित्सित किसे कहा जाता है। बस आपको इन नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, आपको पेपर में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर चिकित्सक को क्या कहा गया है, जो रोगों को दूर करने वाला होता है वो क्या है, चिकित्सित है। ठीक है, व्याधिहर क्या है, जो व्याधि का हरण करता है, जो रोगों का हरण करता है उसे व्याधिहर कहा गया है। पथ का मतलब क्या होता है, जो पथ मार्ग मतलब कि स्रोतों के लिए जो हितकर होता है वो पथ्य है। ठीक है, साधन क्या होता है कि वैद्य औषधि के द्वारा जो आरोग्य को प्राप्त करवाता है उसे क्या कहा गया है, साधन कहा गया है। औषधि किसे कहा गया है, जो व्याधियों में हितकर होता है उसे क्या कहा है, औषधि कहा गया है। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, जो पाप या अशुभ कार्य करने के कारण जो दुख या रोग उत्पन्न होते हैं, उन दुख को दूर करने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रायश्चित कहते हैं, है ना। प्रशमन क्या है, प्रशमन जिसके द्वारा शारीरिक दोषों एवं रोगों को शांत किया जाता है, समन किया जाता है, उसे क्या कह रहे हैं, प्रशमन कहते हैं। और प्रकृति स्थापन क्या है, जो विषम स्थिति में जो दोष धातु मल बढ़ गए हैं उनको सम अवस्था में ला करके प्रकृति की स्थापना करना प्रकृति स्थापन कहलाता है। ठीक, फिर हित क्या होता है, जो शरीर के लिए हितकर होता है, लाभकारी होता है, उसे क्या कहते हैं, हित कहते हैं। तो इस तरह से आपको भेषज के 9 पर्याय याद हो गए हैं, चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन और हित। ठीक है, तो आप ये वाला श्लोक याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, आचार्य काश्यप के अनुसार औषध एवं भेषज में अंतर बताया गया है। तो ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि औषध एवं भेषज में अंतर लिखिए। तो इसको अपन देखते हैं क्या है अंतर दोनों में। तो औषध जो होता है दीपन, पाचन आदि द्रव्यों का संयोग करके रोगों का समन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, औषध कहते हैं। मतलब कि औषध में क्या होता है, आहार द्रव्यों में औषध द्रव्यों का संयोग करके रोगों का समन करना, उसे क्या कहते हैं, औषध कहते हैं। और भेषज में क्या है कि बलि, होम, व्रत, ताप, शांति क्रम द्वारा रोगों का समन करना क्या कहलाता है, भेषज कहलाता है।
ठीक, फिर आचार्य चरक ने क्या कहा है, औषध को युक्ति व्यापार से चिकित्सा कहा। युक्ति व्यापार से चिकित्सा क्या होती है, आहार द्रव्यों एवं औषधि द्रव्यों का युक्ति पूर्वक प्रयोग करना युक्ति व्यापार से चिकित्सा होती है। ठीक है, आचार्य चरक ने भेषज को क्या कहा, देव व्यापार से चिकित्सा। देव से ही समझ में आ रहा है भगवान, तो भगवान में क्या करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, कोई भी शांति क्रम करेंगे और मतलब देवताओं गुरुओं की पूजा करेंगे, मालाओं को धारण करेंगे। तो धारण करने से जो चिकित्सा की जाती है उसे क्या कहते हैं, देव व्यापार से चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, जो औषध होता है वो क्या है, द्रव्य भूत एवं प्रत्यक्ष चिकित्सा है। जो भेषज है वो क्या है, अद्रव्य भूत एवं नष्ट की चिकित्सा है। औषध के द्वारा क्या होता है, मानसिक एवं शारीरिक दोनों व्याधियों को दूर किया जाता है और भेषज के द्वारा केवल क्या होता है, मानसिक रोगों को दूर किया जाता है। तो इस तरह से औषध और भेषज में अंतर हो गया कि औषध जो होता है दीपन पाचन आदि द्रव्यों का संयोग करके रोगों का शमन करता है और जो भेषज होता है वो क्या करता है, व्रत संताप शांति कर्म तप करके रोगों का शमन करता है, उसे क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने औषध को क्या कहा है, युक्ति व्यापार से चिकित्सा कहा है और भेषज को देव व्यापार से चिकित्सा कहा है। ठीक, तो औषध और क्या है, द्रव्य भूत एवं प्रत्यक्ष चिकित्सा है और भेषज जो होता है अद्रव्य भूत अप्रत्यक्ष नष्ट की चिकित्सा है। औषध के द्वारा मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की व्याधियों को दूर किया जाता है और भेषज के द्वारा केवल मानसिक रोगों को दूर किया जाता है। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एक बार चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी फटाफट कि आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा है। तो आज में सबसे पहले अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, भेषज कल्पना शब्द का मतलब समझे थे अपन कि क्या होता है। भेषज शब्द का मतलब ये होता है कि भेष और जा। भेष का मतलब होता है भय या व्याधि, जा का मतलब होता है जीतना। जिसके द्वारा रोगों या भय या व्याधि को जीता जाता है उसे क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं। कल्पना किसे कहते हैं, किसी द्रव्य या वस्तु में कार्य को करने के लिए जो शक्ति उत्पन्न की जाती है उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। इस तरह से भेषज कल्पना शब्द का मतलब पढ़ा था। फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट किया था कि भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम, हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना। तो भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम जो होता है 4 कालों के अंतर्गत देखते हैं अपन। तो पहला काल क्या था, वैदिक काल, दूसरा संहिता काल, तीसरा मध्य रस शास्त्री काल और चौथा क्या था, आधुनिक काल। तो वैदिक काल में सबसे पहले क्या बताया गया कि भेषज कल्पना का प्रारंभिक काल किसे माना गया है, वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक काल में क्या थी, पंचविध कषाय कल्पना व उनसे व्युत्पन्न कल्पनाएं जो थी वैदिक काल में विद्यमान थी। फिर अथर्ववेद को भिषक वेद या भेषज वेद कहा जाता है क्योंकि अथर्ववेद जो होता है चिकित्सा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। फिर क्या बोला था कि भिषक और भेषज का प्रथम प्रसंग कहाँ मिल रहा है, ऋग्वेद में मिल रहा है। ऋग्वेद में सोम रस का वर्णन मिलता है और सोम को औषधि का राजा और तलाशा को औषधि की रानी कहते हैं। ठीक, इस तरह से वैदिक काल कंप्लीट हुआ था। फिर संहिता काल में अपन ने देखा था कि चरक संहिता में क्या बताया गया था कि चरक संहिता में भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण चरक संहिता में मिलता है और चरक संहिता में पंच कषाय योनि बताई गई थी कि मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय, ये 5 योनियां होती हैं। फिर पंचविध कषाय कल्पना भी बताई गई थी, स्वरसा है, कलका, श्रेता है, सीता है, पांटा। फिर ये आपको बताया गया था कि 5 कषाय योनियां हैं और पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं। आपको ये भी बोला गया था कि आप ये 2 श्लोक याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर अब बात करते हैं सुश्रुत संहिता में। तो सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत जी ने कितनी प्रकार की कल्पनाएं मानी, 6 प्रकार की कल्पनाएं मानी है। इन्होंने क्षीर को ऐड कर दिया है तो टोटल कितनी कल्पनाएं हो गई, 6 कल्पनाएं हो गई हैं। तो 6 कल्पनाएं कौन कौन सी थी, क्षीर, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फान, ये 6 कल्पनाएं थी। फिर आचार्य काश्यप जी की बात करते हैं। काश्यप संहिता में तो आचार्य काश्यप जी ने 7 मौलिक कल्पनाएं मानी थी, तो इन्होंने चूर्ण और अभिसव को ऐड कर दिया था तो टोटल 7 कल्पनाएं हो गई थी। कौन कौन सी थी, चूर्ण, शीत, स्वरस, अभिसव, फांट, कल्क और क्वाथ। तो इस तरह से आपको बोला गया था कि आचार्य चरक के अनुसार आप पंचविध कषाय कल्पनाओं के नाम याद कर लेना, आचार्य सुश्रुत के अनुसार 6 मौलिक कल्पनाओं के नाम याद करना और आचार्य काश्यप के अनुसार 7 मौलिक कल्पनाओं को याद करना। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत जी ने क्षीर को ऐड कर दिया था तो 6 हो गई। आचार्य काश्यप जी ने क्या किया था, चूर्ण और अभिसव को ऐड कर दिया तो 7 मौलिक कल्पनाएं हो गई थी। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि अष्टांग संग्रह व अष्टांग हृदय में। तो अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय जी आचार्य बागभट्ट के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इन्होंने क्या किया कि आचार्य चरक अनुसार ही पंचविध कषाय कल्पनाओं को मौलिक कल्पनाएं मानना था। ठीक, इस तरह से संहिता काल भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा काल क्या है, मध्यकाल या रसशास्त्री काल। तो मध्यकाल रसशास्त्री काल में क्या होता है, खनिज द्रव्यों का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ थे, चक्रदत्त और सारंगधर संहिता।
चक्रदत्त जो था आचार्य चक्रपाणी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ था। तो इन्होंने क्या बताया आचार्य चक्रपाणी जी ने कि परपट्टी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन मध्यकाल रसशास्त्री काल में बताया गया है। परपट्टी कल्पना अपन रसशास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सारंगधर संहिता में क्या बोला गया कि आचार्य सारंगधर मिश्र के द्वारा 14वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है और भेषज कल्पना का उत्कृष्ट एवं आधारभूत ग्रंथ सारंगधर संहिता को माना गया है, ठीक है। इस तरह से तीसरा काल भी कंप्लीट हुआ। फिर चौथा काल आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का 16वीं शताब्दी के पश्चात के काल को आधुनिक काल माना गया है। इसमें क्या हुआ है कि जो कंपनियां थी विभिन्न प्रकार की चूर्ण बट्टी कैप्सूल अवलिन शैम्पू का निर्माण कर रही हैं और विक्रय कर रही हैं। तो इस तरह से आधुनिक काल भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास जो है इन 4 कालों के अंतर्गत बताया गया था, जो कि अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ औषध एवं भेषज। तो औषध एवं भेषज दोनों का ही प्रयोजन क्या होता है, रोगों को दूर करना। इसलिए कहा गया है कि औषध और भेषज जो होते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। आचार्य चरक जी ने कहा है कि भेषज एवं औषध एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्याय माना है, ठीक है। तो भेषज के 9 पर्याय बताए गए हैं। तो 9 पर्याय कौन कौन से हैं, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम, हितम। तो आपको ये वाला श्लोक भी कहा गया है कि ये वाला श्लोक आप याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद क्या बताया, आचार्य काश्यप जी ने बताया औषध और भेषज में अंतर। यहाँ पर अपन ने औषध और भेषज में अंतर पढ़ लिया है कि औषध में क्या होता है, आहार द्रव्यों को संयोग करके रोगों को समन किया जाता है, उसे औषध कहते हैं। और भेषज में क्या है, व्रत, संताप, शांति क्रम तप करके रोगों को समन करते उसे भेषज कहते हैं। आचार्य चरक ने औषध को क्या कहा, युक्ति व्यापार से चिकित्सा का है और भेषज को देव व्यापार से चिकित्सा का है, ठीक है। औषध क्या होता है, द्रव्यभूत एवं प्रत्यक्ष चिकित्सा है, जबकि भेषज जो होता है अद्रव्यभूत एवं नैष्ठिकी चिकित्सा है ना। औषध के द्वारा क्या होता है, मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की व्याधियों को दूर किया जाता है और भेषज के द्वारा केवल मानसिक रोगों को दूर किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि औषध एवं भेषज में अंतर बताइए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये अंतर भी याद करना है, ठीक है। आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम में वैसे मेनली क्वेश्चन आता है 10 नंबर में आता है कि भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम लिखिए। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ रहा है कि भेषज कल्पना के इतिहास एवं विकास क्रम का विस्तृत वर्णन करिए, तो आप सबसे पहले भेषज कल्पना शब्द का मतलब बताओगे, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। भेषज कल्पना शब्द का मतलब बता दोगे, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कि भेषज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम जो होता है 4 कालों के अंतर्गत बताया गया है। अब ये 4 काल कौन कौन से हैं, वैदिक काल, संहिता काल, मध्य रसशास्त्री काल, आधुनिक काल। ये 4 काल आपको डिटेल से बता दिए गए हैं, आप इनको याद कर लेना और आप इतना एग्जाम में लिख दोगे सफिशिएंट है। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।